और जैसा कि हम कहते हैं वही हम करने आए हैं, यानी आपकी पसंद की हुई खबरों को आप ही की प्राथमिकता के आधार पर दिखाएंगे। तो आज किन खबरों का नंबर लगेगा, आइए जानते हैं। अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको कोई सरकार नहीं बल्कि एक आतंकी संगठन चलाने जा रहा है जिसे तालिबान कहते हैं। आज इंडिया चाहता है कि दर्शक भी काबुल के दरवाजे पर पहुंचने को मचल रहे तालिबान से निपटने के लिए भारत के मास्टर प्लान को जानना चाहते हैं। ये खबर सर्वोपरि पे आई है। और आज ही की वोटिंग में इंडिया ये भी जानना चाहता है कि संसद ठप रही तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ट्विटर ने क्यों कांग्रेस को लॉक कर दिया। ये खबर दूसरे नंबर पर है। और आपकी वोटिंग के मुताबिक तीसरे नंबर की बड़ी खबर है बाढ़ की। जी हाँ, बाढ़ की विनाश लीला कैसे दहला रही है ये भी आप सब जानना चाहते हैं। आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर रिपोर्टेज देख भी रहे हैं। इन सब के बीच हिंदुस्तान के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द तालिबान बना हुआ है और शायद इसीलिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान का तबका आज तालिबान या अफगानिस्तान की खबर को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहता है। अफगानिस्तान भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम देश है, लेकिन वहां शहर दर शहर तालिबान, जिसको कि हम आतंकवादी संगठन बोलते आए हैं, वो तालिबान कब्जा करता जा रहा है जब से अमेरिकी सेना ने वापसी शुरू की है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें निजुज प्रांत की हैं अफगानिस्तान के, जिसकी राजधानी जरांज के गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जैसे कुछ दावत चल रही है। इस गवर्नर हाउस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे तालिबान के लड़ाके, तालिबान के आतंकवादी यहां पर दावत उड़ा रहे हैं। पहले तालिबान के आतंकवादियों ने इस शहर को लूटा और फिर वो गवर्नर हाउस यानी राजभवन तक पहुंच गए और उसको अपनी जद में लिया और वहां पर अय्याशी की, मौज मस्ती की। कैसे अफगानिस्तान की गर्दन अब तालिबान के पंजे में फंसी हुई है, इसको विस्तार से समझना आपको जरूर चाहिए। और इसीलिए मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां के असली हालात कैसे हैं और उन हालातों का भारत पर क्या असर हो रहा है। एक बच्चा किसी देश की सबसे बड़ी आशा होता है, लेकिन तालिबान के जुल्म और सितम ने अफगानिस्तान के बचपन को आंसुओं से भर दिया है। ये आंसू बता रहे हैं कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के भविष्य को तेजाब से लिख दिया है। एक सैनिक किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन अफगानिस्तान की उस ताकत की लाश बीच सड़क पर तालिबान के आतंकियों के हाथों घसीटी जा रही है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि चंद दिनों में ही तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान की ताकत को लहूलुहान कर दिया और भविष्य को आंसुओं में डुबो दिया। अब अगर कुछ बचा है तो सेना की बेबसी, अफगानिस्तान सरकार का सरेंडर और अमेरिका की एक ख्याली संवेदना और नसीहत। अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान के नेताओं, तालिबान से बचना है तो एकजुट होकर लड़ो। Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves. अमेरिका अपनी सेना को लेकर चला तो गया है, लेकिन उसके बम वर्षक विमान अब भी तालिबानी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन इससे तालिबान की ताकत टूट नहीं रही। आलम यह है कि शहर दर शहर, प्रांत दर प्रांत अफगानिस्तान की सेना कमजोर होती जा रही है और उस पर कब्जा हो रहा है तो तालिबान के आतंकवादियों का। जैसे इन तस्वीरों को देखिए, ये तालिबान के गजनी प्रांत की राजधानी गजनी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आतंकी ट्रकों के पहियों की घर घर सुनाई पड़ रही है और आतंकियों की राइफल से चलती गोलियों की खौफनाक आवाज।
गजनी प्रांत के गवर्नर ने तो खुद ही तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और इस वक्त गजनी के गवर्नर हाउस से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा है। तो आलम यह है कि अगस्त के महीने में अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंक के बादल फट रहे हैं। इस मुल्क में करीब 80% इलाके पर तालिबान का कब्जा है या फिर होने वाला है। गजनी प्रांत की राजधानी गजनी पर तालिबान का कब्जा, जोजान प्रांत की राजधानी शेबगर्न पर तालिबान का कब्जा, सारेपोल प्रांत की राजधानी सारेपोल पर तालिबान का कब्जा, समांगन प्रांत की राजधानी समांगन पर तालिबान का कब्जा, कुदुंज प्रांत की राजधानी कुदुंज पर कब्जा, तखार प्रांत की राजधानी तालुकान पर कब्जा और कंधार प्रांत की राजधानी कंधार पर कब्जा। वैसे ही फराह भी अफगानिस्तान का एक खास शहर है, लेकिन आज वहां आतंक की बंदूकें गरज रही हैं। शहर के लिल्लाहिल्हम वजद देर बराबर नहीं इस्लामी इमारत मुजाहिदीन पटोल शहर के गर्जे गजमे के भी टोल वलस खुशहाल अशकार इस्लामी इमारत मुजाहिदीन वलस तदा डाग वर्की के हित तशरीश साफ बना कवई। जरांज शहर पर कब्जे के बाद आतंकियों का ये जश्न देखिए। देखा जाए तो तालिबान ने उन शहरों पर सबसे पहले कब्जा किया जो अफगानिस्तान के ड्रग्स के सेंटर हैं और जहां से पैसे फूटते हैं। तालिबान सबसे पहले आर्थिक कारोबार पर अंकुश चाहता है और इसमें वो इस कदर कामयाब हो रहा है कि अफगानिस्तान के वित्त मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। एबीपी न्यूज के लिए आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। और जैसे जैसे दिन पर दिन तालिबान कब्जा करता जा रहा है, अफगानिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि तालिबान जब जब पैर पसारता है, फन उठाता है, तो भारत पर उसका असर देखा गया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को प्रस्ताव दिया है कि वो सत्ता में साझेदारी के लिए तैयार है, बशर्ते तालिबान बंदूक रख दे। खबर है कि तालिबान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आज अफगानिस्तान के 34 में से 10 प्रांतों पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। देश के 407 जिलों में से 230 जिलों पर तालिबान काबिज है। अमेरिका को आशंका है कि अगले 30 से 90 दिनों में काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, यानी 3 महीने में काबुल भी अफगानिस्तान की राजधानी वो तालिबान के पास होगा। और पिछले 4 महीने में तालिबान ने 260 स्कूल, अस्पताल और पुल तोड़ दिए हैं। इस दौरान 3,719 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है और इस अफरा तफरी में 1 करोड़ 30 लाख लोग बेकार हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। जो तालिबान की बात नहीं मानता है उसको तालिबान की बंदूकें हमेशा के लिए खामोश कर देती हैं। तालिबान भले शरिया कानून की बात करता है, लेकिन वास्तव में उसका एक ही कानून है और वो है आतंक की बंदूक। पिछले 4 महीने में तालिबान के 5,500 आतंकी हमले हुए हैं। इस बीच तालिबान 4,000 अफगान सैनिकों की हत्या कर चुका है, जबकि तालिबान के कहर का शिकार अफगानिस्तान के 2,000 नागरिक हुए हैं और इस दौरान 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म और बर्बरता की कहानी वहां से लोग लौटे हुए जो लोग ही बता सकते हैं। आपने अफगानिस्तान के युद्ध की तस्वीरें, टैंकों की तस्वीरें, मिसाइल अटैक की तस्वीरें बहुत देखी होंगी, लेकिन पहली बार किसी टीवी न्यूज़ चैनल पर एक हिंदुस्तानी की जुबानी आप सुनिए कि कैसे वहां पर तालिबान ज्यादतियां कर रहा है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे तालिबान को आतंकवादियों ने तहस नहस करके रख दिया है। कभी आती है धमाकों की खबर, कहीं चल रही हैं गोलियां, सड़कों पर खौफ फैल रहा है। शहर के शहर घुटने टेक रहे हैं, रंग दिखा रहे हैं तालिबानी।
खौफ में हैं आम अफगानी। हमारा क्या होगा, जो अवाम लोग अफगानिस्तान के हैं उन लोगों का होगा क्या। तालिबान के निशाने पर भारत भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की कहानी बता रही हैं समाज सेवी डॉक्टर बरखा वर्षा। हालात तो वाकई जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे भी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीना मैं वहाँ पे रही हूँ और मुझे भी कुछ दिन और रहना था वहाँ काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास एम्बेसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आई कि मैं भी वहाँ पे टारगेटेड थी। डॉक्टर बरखा अफगानिस्तान में स्कूलों को मजबूत करने पर काम कर रही थी, लेकिन तालिबान को न स्कूल पसंद है न स्कूल में पढ़ाने वाले। 2 महीने में 200 स्कूल नष्ट किए जा चुके हैं। विरोध की आवाज को बंद किया जा रहा है। यही वजह है आम अफगानी घबराए हुए हैं। जगह जगह पर हमें सिर्फ यहाँ पर हमारा प्रेवेंस जो है सेंटर भी ही बचा है। सब जगहों पर दिन ब दिन वहशत फैल रही है। सड़कें हो, अस्पताल हो, बिजली के लिए बने डैम हो या इमारतें, भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अहम भूमिका अदा की है। यही वजह है तालिबान को ये रास नहीं आ रहा। तालिबान बनते हैं, उनको कोई सेंस ही नहीं है, उनको हम ह्यूमन ही नहीं कह सकते, दे आर लाइक जानवर जैसे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको बस इतना ब्रेन वॉश है कि ये काम खराब हो, ये डैम बना, डैम उड़ा दो। ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने मस्जिद से निकालकर मारा था। ये तो खौफ की शुरुआत भर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान 12 साल से ऊपर की लड़कियों को घरों से अगवा करना शुरू कर चुका है। ऐसी लड़कियों की जबरन तालिबानियों से शादी कराई जा रही है। 12 से 45 साल की महिलाएं तालिबान के निशाने पर हैं। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहा है, उसकी पुरानी हरकतें लौट रही हैं। महिलाओं के अकेले घर से निकलने पर पाबंदी, बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया, पुरुषों के दाढ़ी कटाने पर रोक लगा दी गई है। इसे न मानने पर सजा कोड़े से पिटाई से लेकर सजाए मौत तक हो सकती है। तालिबान बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। यूनिसेफ के मुताबिक तालिबान 27 बच्चों की हत्या कर चुका है, जबकि 130 से ज्यादा बच्चों को उसने जख्मी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना खौफ फैलाने के लिए माता पिता के सामने ही बच्चों को गोली मार देते हैं तालिबानी आतंकी। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि तालिबान के खिलाफ 20 साल तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही और लड़ती रही, लेकिन तालिबान को वो खत्म नहीं कर पाई। एक तरीके से अमेरिका ने अपनी हार मानी और वापस अपनी सेना को बुलाने का फैसला कर लिया। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार तालिबान को पैसे कहां से मिलते हैं, उसके पास काम धंधा कहां से है। तो देखिए इन ग्राफिक्स को, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि तालिबान की सालाना आमदनी 11,878 करोड़ रुपए की है। इसमें अफीम से 3,415 करोड़ रुपए आते हैं। मार्बल, सोना, जिंक और तांबा के खनन पर भी तालिबान काबिज है, जिससे उसको सालाना 2,970 करोड़ से लेकर 3,445 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। वहीं आतंक की वसूली उसको 1,188 करोड़ रुपए और दिला देती है। तालिबान के कैंसर को दुनिया में कुछ लोग कैसे पाल रहे हैं, इसको एक बात से आप समझिए कि तालिबान को डोनेशन के नाम पर दुनिया भर से सालाना करीब 1,782 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी, सऊदी अरबिया, ईरान जैसे मुल्कों के लोग उसको डोनेट करते हैं, दान देते हैं। अवैध निर्यात ही सही, उससे भी वो सालाना 1,782 करोड़ रुपए कमाता है। वहीं रियल एस्टेट में भी वो शामिल है, जिससे 594 करोड़ रुपए तालिबान को सालाना कमाई आती है। और ये सारा पैसा अफगानिस्तान के उन लोगों का है जिनकी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने पलते हैं। भारत ने इस दिशा में कोशिश की थी, वहां की संसद तक बनवाई, लेकिन तालिबान की बंदूकें संसद तक पहुंच गई। तो अब क्या होगा? भारत इस पर दुनिया के देशों से अब बात कर रहा है। देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की एक और विशिष्ट रिपोर्ट। जंगिस्तान, बर्बादिस्तान और तबाहिस्तान,
ये सब फिलहाल अफगानिस्तान के ही दूसरे नाम नजर आ रहे हैं। तालिबानी आतंकी बेखौफ बर्बादी बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बैठे, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने हिंसा खत्म करने की शर्त पर सत्ता में बंटवारे का ऑफर दिया है। लेकिन तालिबान से भी पहले ये ऑफर पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, अशरफ गनी के राष्ट्रपति रहते तालिबान सरकार से बात नहीं करेगा। अब जरा सुनिए तालिबान का बातचीत पर क्या कहना है। نحن لم نغلق المسار السياسي، المسار السياسي مفتوح، نحن موجودون هنا في الدوحة. إذا هم أرادوا أن نمشي قدما نمضي قدما في هذا المسار السياسي وأن نحل المشاكل من خلال पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा बना रहे ताकि तालिबान के जरिए वो भारत विरोध की फसल बोता रहे। अच्छा, जो मदरसे हैं पाकिस्तान में, जो रिलीजियस स्कूल्स हैं, हमारे पास जितने भी एविडेंस है वो यही निशान देते हैं कि उन मदरसों से लड़ाकू आते हैं, उनसे आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान आते हैं। तो एक अच्छे और हमसाया देश होने के नाते एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से हमारी यही है कि अगर पीस में आप हमारी हेल्प कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इन लोगों का तो आप इनको रोक सकते हैं कि अफगानिस्तान ना आए और अफगानिस्तान में हमारे लोगों की हत्या ना कर ले। कतर में भी तालिबान से ट्रैक 2 पर भारत की बातचीत की खबर है, लेकिन तालिबान ने बातचीत होने का खंडन किया है। दरअसल भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में भारत अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय ट्रेड 11,500 करोड़ से ज्यादा का हुआ। अफगानिस्तान को होने वाला निर्यात $1 बिलियन का था। अफगानिस्तान से भारत में होने वाला आयात करीब $530 मिलियन का। भारत के इस समय अफगानिस्तान में 34 प्रांतों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल मिलाकर 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश भारत ने अफगानिस्तान में किया हुआ है। यही वजह है अफगानिस्तान की नजरें आज भी भारत पर लगी हैं। कोशिशों से इस बुरे समय में हमें बाएं और दोस्त का जो हाथ एक्सपेंड किया भारत ने, हमें उस पर खुशी है और हम चाहेंगे कि ये आइंदा चंद महीनों तक मुसलसल ये प्रेशर तालिबान के ऊपर रहे। भारत के साथ अफगानिस्तान के पुराने रिश्ते हैं। भारत विकास चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कट्टरवाद की जमीन से सिर्फ अपने मुनाफे की फसल चाहता है, जिसका खामियाजा पूरा अफगानिस्तान भुगत रहा है। संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नेताओं को चुनते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं और वहां पर वो कोहराम मचा देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये इजाजत लूं बड़े बड़े लोगों की, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। पहले संसद में कामकाज ठप हुआ, पहले संसद में धक्का मुक्की, नारेबाजी, पेपर फेंकना, टेबल पर चढ़ जाना, मार्शल से भिड़ जाना और फिर सड़क पर हंगामा होना। ये आप खबरें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ संसद में हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार दोषी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यहां तक कहा कि ऐसे मंजर 55 साल में उन्होंने कभी नहीं देखे। लेकिन आज 8 मंत्रियों ने एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन तस्वीर जो आपको कल शाम की दिखाई दे रही है राज्यसभा की, देर शाम की, इसमें धक्का मुक्की साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकार का यह कहना है, इन मंत्रियों का यह कहना है कि यह सब कुछ विपक्ष ने प्रोवोक किया। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस राज्यसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए हैं अनौपचारिक तौर पर, और उसमें इल्जाम ये लग रहा है कि ये सब कुछ विपक्ष कर रहा था। आपको तफसील से रिपोर्ट देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि करीब 1 महीने का संसद सत्र क्यों इस बार जिद के चलते ठप हो गया, और हम और आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि संसद काम करे, वो सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है।
विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। ये तस्वीरें किसी दंगल के अखाड़े की नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने वाले उस सदन की हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन सियासत के दंगल में मान्यों ने संसद को ही अखाड़ा बना दिया है। डॉक्टर के केशव राव जी, ये वीडियो राज्यसभा में बीती शाम क्या हुआ उसकी कहानी कह रहा है। जरा गौर से पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आपको विपक्ष के सांसद वेल में नजर आ रहे हैं। नीले कपड़ों में आपको मार्शल नजर आ रहे होंगे, जो सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मार्शलों से सांसदों की धक्का मुक्की इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। विपक्ष के एक माननीय सांसद आपको मेज के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। अब इस वीडियो का ये हिस्सा देखिए। सफेद रंग के कपड़ों में आपको एक महिला मार्शल नजर आ रही होगी। इस महिला मार्शल को विपक्ष की एक सांसद खींचकर किनारे ला रही हैं। किनारे लाने के बाद जब मार्शल खड़ी हो गई, तो विपक्ष की एक दूसरी सांसद उसके साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही हैं। उसे टेबल की तरफ खींच रही हैं। ये छाया जी हैं, ये छाया जी। अच्छा, वो काले मास्क में? हाँ, खींच रही हैं। ओके, तो ये क्यों, ये मार्शल को क्यों खींच रही हैं? अब वो मार्शल धक्का दी, खींच रही है, ऐसे हुआ। हमारे किसी भी सांसदों ने, ना महिला ना पुरुष, किसी सांसदों ने मार्शल को छुआ नहीं है। धक्का मुक्की हुई, और उस धक्का मुक्की में आप सब समझते हैं कि धक्का मुक्की में क्या होता है। 3 मिनट का ये वीडियो संसद में कल की घटना की पूरी कहानी कह रहा है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और इसकी गरिमा की धज्जियां विपक्षी सांसद उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया 9 तारीख को भी, 11 तारीख को भी, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा भद्दा बिहेवियर कभी किसी ने देखा नहीं। चेयर के प्रति हम सबकी संवेदना, हम सबका आदर है कि उन्होंने टॉलरेट कर लिया। We were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening what had happened yesterday. That was ना जनता का हित, ना टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। तो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था, और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल संसद के इस पूरे सत्र में ऐसी तस्वीरें कई बार दिखी हैं। राज्यसभा में कागज उछाले गए, कभी मंत्री से दस्तावेज छीनकर फाड़ा गया, तो कभी विपक्ष का कोई नेता मेज पर चढ़ गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू इस तरह की घटनाओं से इतने आहत दिखे कि आंखें छलक गईं। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. लेकिन 11 अगस्त को जो कुछ हुआ, ऐसा देश के संसदीय इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हंगामा हुआ क्यों। ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद सरकार ने इंश्योरेंस बिल पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और वेल में आ गया। वेल में नारेबाजी हुई और पेपर फाड़े गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जबरन ये बिल पास कराया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि मार्शलों ने सांसदों से बदसलूकी की और महिला सांसदों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष के सांसदों ने मंत्रियों को रोकने की कोशिश की। ये भी आरोप है कि विपक्ष की महिला सांसदों ने लेडी मार्शल के साथ मारपीट की। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया
कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे, उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे। और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे पहले सुबह पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और संसद से विजय चौक तक मार्च किया। इस मार्च में महंगाई, जासूसी और किसानों का मुद्दा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कल हुई घटना का मुद्दा भी अहम था। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी कल हुई घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि संसदीय लोकतंत्र की हत्या हो गई, रवायतें संग्रहालय में चली गई, मार्शल लॉ लगा करके टेक्निकली, प्रिंसिपली, एक्चुअली मार्शल लॉ लगा करके आप इंश्योरेंस की तरह का कानून पास करा रहे। हमारे आंखों के सामने हमारे साथियों को पिटा गया मार्शल की हाथों से। ये देश के लिए खतरे की घंटा है। विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में हुई घटना की जांच के लिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। राज्यसभा में कल हुई कार्रवाई का वीडियो जारी हुआ तो विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर वीडियो का कुछ हिस्सा ही रिलीज किया गया। हम तो कह रहे हैं कि सारे राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग्स हुए 2 दिन, वो सारे वीडियोस जो है ये एक तरफा, ये एक सेलेक्टिव वीडियोस ना वो लीक करें, सारे वीडियोस जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें। और हम ये भी विनती करके आए हैं कि अगले सेशन से राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के प्रोसीडिंग्स लाइव होना चाहिए। देखा जाए तो इस सत्र में संसद के भीतर हंगामा था और बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध का दिखावा। संसद का ये मॉनसून सत्र हंगामों और शोर शराबों की भेंट चढ़ गया, लेकिन लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों नहीं चाहते थे कि सदन चले। लगता था कि दोनों यही चाहते थे कि बुनियादी मुद्दे खामोश हो जाएं। लगता था कि दोनों यही चाहते थे कि उनकी नाकामियां हंगामे के बादल में ढक जाएं। और उसका नतीजा आज ये निकला कि न तो पेगासस जासूसी के मामले पर बात बनी, न ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर, और न ही लोगों के जिंदगी से जुड़े सवालों पर। रह गया तो सिर्फ तू मैं का खेल। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हम और आप 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 1 महीने की संसद जब चलेगी तो उस पर चर्चा होगी कि आम आदमी की जेब पर यह बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, वो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को रियायत देने के लिए कोई कदम उठाती हैं। लेकिन इसीलिए शायद प्रशांत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जैसे दोनों ही पक्ष चाहते थे कि काम की तो बात ही ना हो, हंगामा होता रहे और उस हंगामे में सब कुछ उसकी भेंट चढ़ जाए। और आज हम और आप वहीं खड़े हैं, ठन ठन गोपाल। कुछ उम्मीद नहीं कर सकते इन सफ़ेद पोश नेताओं से कि वो कभी भी जनता जनार्दन के बारे में कोई बड़ा और कंस्ट्रक्टिव और रियायती कदम, जिसमें उसको आराम मिलता हो, ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे। संसद ठप पड़ी रही, हमारे आपके टैक्स का पैसा राजनीतिक तू में खप कर दिया गया। विपक्ष आरोप लगाता है सरकार 8 मंत्रियों के साथ जवाब देने आती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? संसद ठप, कहीं कोई कामकाज पर चर्चा नहीं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 1999 के बाद से संसद के कामकाज पर काम करना शुरू किया। इसके मुताबिक संसद में सबसे कम कामकाज 2010 के शीतकालीन सत्र में हुआ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी तब विपक्ष में थी। तब लोकसभा में सिर्फ 6% काम हुआ था और राज्यसभा में महज 2%। ये बात मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। 8-9 साल के बाद 2019 के बजट सत्र में पासा पलट गया था। अब मोदी सरकार सत्ता में आ गई है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। तब लोकसभा में सिर्फ 7% ही काम हुआ। इससे पहले
मनमोहन सिंह सरकार के समय 2013 में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सिर्फ 15% काम किया गया था, जबकि 2016 के शीतकालीन सत्र में, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लोकसभा में महज 15% काम हुआ था। 2018 के बजट सत्र में लोकसभा में 21% काम हुआ। ये वो सत्र हैं बीते 8-10 सालों के जब कामकाज कम किया गया है संसद के सत्र के दौरान। यानी सरकार में आने पर पार्टियों की भाषा कुछ और होती है और विपक्ष पर रहने पर वो पार्टियां कुछ और बात करती है। इस बीच एक घमासान कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर बचा है। विपक्ष कह रहा है कि यह सब साजिश है जी। कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक, कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर लगा ताला। कांग्रेस की सोशल मीडिया वाली चहचहाहट हुई बंद। दिल्ली में एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में उसके परिवार से मिलने गए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी थी। कानून के मुताबिक रेप के मामलों में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। राहुल से जब तस्वीर हटाने को कहा गया तो वो नहीं माने, तो उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया। लेकिन फोटो वाली ये सियासत थमी नहीं। राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ तो कांग्रेसियों ने राहुल के समर्थन में वही तस्वीर अपने अकाउंट से पोस्ट करनी शुरू कर दी। अजय माकन, हरीश रावत, संजय निरुपम, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने फोटो पोस्ट की तो इनके अकाउंट भी लॉक हो गए। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी इसी वजह से लॉक कर दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्विटर और सरकार पर आरोप लगा रही है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का ट्विटर हैंडल में क्या फोटोग्राफ ट्वीट किया है उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं, सेम फोटोग्राफ है। राहुल गांधी जी कोई ट्वीट करते हैं उसका हम रीट्वीट करते हैं, हमारा सस्पेंड करते हैं। अमित शाह जी का पुलिस के लिए इतना डर ट्विटर का क्यों दिखाना है, यही हमारा दिल पे आ रहा है। कांग्रेस अब सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ ट्विटर ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। ट्विटर ने कहा है, ट्विटर के नियम सभी उपभोक्ताओं पर लागू हैं। जब कोई भी ट्वीट नियम के खिलाफ होता है तो उसे ट्वीट करने वाले को हटाना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसे नोटिस के साथ ढक दिया जाता है। साथ ही अकाउंट को तब तक निलंबित रखा जाता है जब तक संबंधित ट्वीट डिलीट नहीं हो जाता। बीजेपी भी इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ट्विटर को लिखा और ट्विटर ने भारतीय कानून के अनुसार राहुल गांधी की उस ट्वीट, आपत्तिजनक ट्वीट पे कार्रवाई करी है। तस्वीर को लेकर कांग्रेस अब पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि अब दूसरे कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट में राहुल गांधी का नाम लिख दिया है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रोफाइल इमेज बदलकर राहुल की इमेज लगा दी है। जाहिर है कांग्रेस अब इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। वाकई में इस तरह की राजनीति देखकर लगता है कि ये खेल तो चलता रहेगा। ये राजनीति वाकई में दिन पर दिन और निम्न स्तर पर जाती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।